नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले मतलब कि समझते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन एनी सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई स्टैटिक लिक्विड है उसके बीच में अगर आप कोई सरफेस लेके आते हो तो स्टैटिक लिक्विड जितना फोर्स उस सरफेस पे एक्सर्ट करती है उसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। फिर बात आती है कि इसके फॉर्मूले की। तो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए हम ये समझते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लें कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। सपोज ये आपकी कोई प्लेन सरफेस है, किसी लिक्विड में आपकी सबमर्ज्ड है, तो इस पे आपका क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर होगा और इसका एरिया होगा, तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगी। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये जो है वो फोर्स की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती हैं ऐसे, और हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो अलग अलग होगा। लेकिन जब हम रिजल्टेंट की बात करें तो इनका रिजल्टेंट, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ है तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को ही हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है और ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पॉइंट पे एक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये बात की जाती है कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो, अभी हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस के लिए भी डिफाइन होता है। अब इसकी वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाए, तो वैल्यूज़ के लिए हम फटाफट देखते हैं। सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया DA और इस एलिमेंट पे बात करें कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा स्मॉल एलिमेंट पे, तो यहाँ प्रेशर पता होना चाहिए। ये एलिमेंट आपका यहाँ से x डिस्टेंस पे है, डेप्थ पे है, और यहाँ पे प्रेशर आपको पता है इट इज़ रो इंटू जी इंटू एक्स। तो रो फ्लूइड ले सकते हैं, तो रो यहाँ पे प्रेशर पता है। इस प्रेशर को यहाँ के अगर एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक फोर्स मिल जाता है। तो इस प्रेशर को हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा DA, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है ये ऐसे कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो पूरी प्लेट के लिए अगर टोटल फोर्स, ये फोर्स तो एक एलिमेंट पे लगा, लेकिन टोटल फोर्स के लिए हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, और ये आपका मिल जाता है टोटल फोर्स, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो रो इंटू जी आपका कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेट x इंटू डी ए, इस x इंटू डी ए को ही हम लिखते हैं रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपका निकल के आता है रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार, जहाँ पे रो जिस फ्लूइड में वो प्लेट है उसकी डेंसिटी, जी कांस्टेंट, ए जितने एरिया पे वो स्टैटिक फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट करता है वो एरिया, और एक्स बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है जो भी आपका सरफेस है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स बार। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से तो वैल्यू निकल के आती है। अब बात होती है कि ये किस पॉइंट पे काम करता है। तो ये जिस पॉइंट पे काम करता है इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जिस पॉइंट पे काम करता है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब इट इज़ द पॉइंट एट विच हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट। तो इसके लिए डेरिवेशन होता है और आपको फॉर्मूला निकल के आता है, और ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, इट इज़, हम एक जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं क्योंकि सरफेस आपकी, हमने बात की अभी इंक्लाइंड की, तो प्लेन सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, प्लेन सरफेस आपकी वर्टिकल भी हो सकती है। तो हम जनरलाइज्ड बात करते हैं, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। जैसे जैसे आपका ओरिएंटेशन चेंज होता जाएगा आपका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू और आपकी जो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। तो मैं मान लेता हूँ जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सपोज ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये फ्री सरफेस से ही डिफाइन किया जाता है और फ्री सरफेस से ये डिस्टेंस h पे है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ फॉर्मूला आपका निकल जाता है कि जो h है इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। एक्स बार हमने डिफाइन किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री सरफेस से डिस्टेंस, आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरिया एक्स बार वापस आ गया, और थीटा, ये थीटा एंगल आपका इंक्लिनेशन एंगल। सपोज ये फ्री सरफेस है, ये आपकी इंक्लाइंड प्लेट है, तो ये जितना एंगल इस फ्री सरफेस से बनाती है वही हमका थीटा होता है। तो इंक्लाइंड के केस में थीटा की वैल्यू दी जाती है, वर्टिकल के केस में थीटा बराबर आपका हो जाता है 90 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल के केस में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है। तो तीनों कंडीशन में आपकी ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो हम एक बात करें एक टेबल से, तो तीन केस के बारे में डिस्कस करते हैं। केस इंक्लाइंड केस के लिए हमने देखा था फोर्स रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार। कई बुक्स में आपका रो इंटू जी आप पहले ही पढ़ चुके, इट इज़ स्पेसिफिक वेट, तो डब्ल्यू इंटू ए इंटू एक्स बार से भी दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना। फिर बात आती है कि सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हमने देखा था इक्वेशन एच बराबर एक्स बार आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। बात करें अगर हम हॉरिजॉन्टल की तो फॉर्मूला आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का यही रहता है, एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार, लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री होने से ये वैल्यू 0 हो जाती है और एच बराबर एक्स बार में आ जाता है, वो होना भी चाहिए।
और वर्टिकल के केस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन थीटा 90 डिग्री हो जाने से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है और ये फॉर्मूला आपका निकल गया था। तो तीनों कंडीशन में इंक्लाइंड हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आपका वर्टिकल हो, हम तीनों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी पोजीशन क्या होगी। सेंटर ऑफ प्रेशर अगर इंक्लाइंड प्लेट है तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा, वर्टिकल के केस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा, हॉरिजॉन्टल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर जाता है। फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे जैसे आप डेप्थ को इंक्रीज़ करते जाते हो, उस प्लेट को नीचे लेते जाओगे, तो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या रिलेशन आता है। तो जैसे जैसे हम प्लेट को और नीचे लेते जाएंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से हम देखें h मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर माइनस x बार मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू IG अपॉन a x बार। वर्टिकल के केस में बात करें तो जैसे डेप्थ को चेंज करते जाओगे, नीचे लेते जाओगे, IG कभी भी चेंज नहीं होगा, एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन x बार आपका चेंज होगा। x बार आपका बढ़ता जाएगा और x बार बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, मतलब डिफरेंस आपका कम होता जाएगा। तो यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की। सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको बस क्या करना होता है, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। लेकिन ये जितनी भी हमने बात की ये थी आपकी अबाउट द प्लेन सरफेसेस। दूसरी कंडीशन होती है जब सरफेस आपकी प्लेन नहीं हो, आपकी कर्व्ड सरफेस हो, तो उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम इजीली फटाफट देखते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस, सपोज ये कर्व्ड सरफेस है इस तरह से, और इस पर मुझे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो पहली कंडीशन में क्या था कि जो डायरेक्शन थी फोर्स की वो एक जैसी थी, लेकिन यहाँ नॉर्मल थी और एक जैसी थी, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती जाती है। तो हम वो वाला कंसेप्ट या वो वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसमें दो फोर्स काम करते हैं। एक आपको होता है FH मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक होता है FE वर्टिकल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सपोज हम पहले FH की बात करें, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लिया जाता है, सपोज ऐसे, और ये इमेजनरी एरिया होता है। इस वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, जैसे सपोज ये रेडियस r है और इसकी विड्थ सपोज b है, तो ये हो जाएगी r और इसकी विड्थ हो जाएगी b, तो इसका एरिया हो जाएगा r इंटू बी। इस r इंटू बी एरिया पर एक इमेजनरी जो फोर्स है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो हम कर चुके हैं। ये आपकी अब एक प्लेन सरफेस की तरह काम करती है, और इसके लिए आप फॉर्मूला रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स पर कैलकुलेट कर सकते हो। रो आ गया, जी आ गया, एरिया आपको पता पड़ जाता है, इस इमेजनरी प्लेन सरफेस का एरिया ही पता पड़ जाएगा, और एक्स बार इस इमेजनरी प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सपोज ये फ्री सरफेस है इसकी डिस्टेंस आपको पता होती है। तो इस इमेजनरी प्लेन सरफेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यही आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होता है कर्व्ड सरफेस पे। तो FH कैलकुलेट हो जाता है। दूसरी बात होती है कि जो FP को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो FP का मतलब है ये जो कर्व्ड सरफेस है इस फ्री सरफेस तक, सपोज मैं इसको यहाँ एक्सटेंड करूँ, यहाँ एक्सटेंड करूँ, तो ये कितने वेट को बेयर करती है, कितने वेट को सहन करती है, उसके बराबर ही आपका वर्टिकल फोर्स आ जाता है। तो यहाँ और वो काम आपका करता है इन ये जो वेट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो ये FP यहाँ पे काम करता है। तो इसको निकालना भी इजी होता है वेट को। वेट के लिए दो चीज़ें चाहिए आपको, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम निकाला जाता है, और वॉल्यूम के लिए आपको ये एक डेफिनेट होता है। सपोज ये 1/4 ऑफ सर्किल है, तो 1/4 ऑफ सर्किल के लिए पहले इसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया निकाला जाता है। इस एरिया को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, और ये रो इंटू जी आपका हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो ये वेट आ गया, और ये ही आपका FE के बराबर। तो FH कैलकुलेट हम कर सकते हैं, FE कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं FH के लिए आपको क्या करना है। FH के लिए ये जो आपका वर्टिकल सरफेस है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लेना है, और इस पे कितना फोर्स काम करता है यही आपका FH के बराबर होता है। और वर्टिकल के लिए इसको अगर हम एक्सटेंड करें फ्री सरफेस पे और ये वेट को कैलकुलेट करें, तो ये वेट आपका FE के बराबर होगा। रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम इधर से इक्वेशन कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप FE अपॉन FH से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।